द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज विज्ञान और विकास की इस यात्रा में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुभ्रा कटारा। आप विभागाध्यक्ष हैं सांख्यिकी विभाग बरेली कॉलेज बरेली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो विज्ञान की विकास यात्रा है इसमें आंकड़ों का क्या महत्व है। अगर हम विस्तार से इसे जानना चाहें तो सबसे पहले ये बताइएगा, कृषि जो कि हमारे देश का प्रमुख व्यवसाय है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि में आंकड़ों का क्या महत्व है। सर्वप्रथम मेरा अभिवादन। मेरा विषय सांख्यिकी है और आपने आंकड़ों की बात करके मेरे विषय से संबंधित इस मुद्दे को उठाया है। सबसे पहले मैं आपका इस विषय के लिए धन्यवाद दूंगी। आंकड़ों का हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो जीवन के लगभग सभी अंगों में आंकड़ों का महत्व बढ़ता जा रहा है। कोई भी हमारे देश से संबंधित विकास का कोई भी मुद्दा है तो उसमें हम जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, आज जो भी योजना बना रहे हैं, उसको हम अगर आंकड़ाबद्ध नहीं करेंगे तो हम उसमें किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जब हम कृषि की बात करते हैं और हमारे देश में जैसे कि हम जानते हैं कि लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है, तो उसके लिए जब भी हम सोचते हैं कि उनके लिए हमें क्या विकास करना है या उनको क्या संसाधन उपलब्ध कराने हैं, तो हम सबसे पहले अपने देश की कृषि और उससे संबंधित जितने भी विषय हैं उनके आंकड़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं। और इसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क बना हुआ है आंकड़ों को इकट्ठा करने का, जो कि NSSO और CSO की फॉर्म में है। इन दोनों ही एजेंसीज के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता घर से घर जाकर या खेत से जाकर डायरेक्ट जमीन से जुड़े हुए आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं और फिर जब हम उसे आंकड़े को जिला मुख्यालयों पर लाते हैं तो वहाँ पर हम उसे कंप्यूटरीकृत माध्यमों से, कंप्यूटरीकृत तरीकों से उन आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं, सारणीयन किया जाता है और उसको डाटा फीड किया जाता है। जब हम वो डाटा फीड कर लेते हैं उसके बाद जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से और फिर व्यापक रूप में देश के स्तर से, राष्ट्र के स्तर पर उन आंकड़ों को इकट्ठा करके, वर्गीकृत करके अलग अलग हिसाब से जैसे हमें टॉपिक्स में चाहिए होता है, जिन माध्यमों में चाहिए होता है, उस तरह से हम उनको इकट्ठा करते हैं और उनसे हम अलग अलग प्रोजेक्शंस निकालते हैं। माध्य लिए जाते हैं, उनमें अगर कहीं कुछ त्रुटि है तो उनका निराकरण भी सांख्यिकी विधियों से, कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। अगर हम कृषि के अलग अलग स्वरूपों की बात करें तो हमारे देश में जितना विभिन्न प्रकार की सॉइल हमें मिलती है, विभिन्न प्रकार की जलवायु मिलती है, उसके हिसाब से हर प्रदेश की और हर प्राकृतिक वातावरण की उपज अलग अलग है। तो इसलिए हम हर 5 साल में उपज का सर्वे करते हैं और कितना पैदावार एट प्रेजेंट हो रही है, कहीं किसी तरह की कुछ अगर प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ है या सूखाग्रस्त है तो उससे कितना हमें नुकसान हुआ या फिर जलवायु ने हमें कितना फायदा पहुंचाया, ये सब हम आंकड़ों से जानते हैं। जी, फिर बात चाहे किसी भी किसान को या किसी भी क्षेत्र विशेष के कृषकों को किसी तरह की योजना का लाभ पहुंचाना हो, और फिर चाहे माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना किसान सम्मान निधि ही क्यों ना हो, हमें लगता है कि आंकड़ों के बल पर ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं जो सरकार का उद्देश्य था कि प्रत्येक गरीब किसान को ऐसी कुछ आर्थिक मदद दी जाए ताकि वो अपने कृषि व्यवसाय को अच्छी तरह से बढ़ा सके। अच्छा, कृषि में जो समस्याएं आती हैं मैडम, समस्याओं से हमारा तात्पर्य है कृषि में जिस तरह के नुकसान होते हैं, चाहे वो दैवीय आपदाएं हों जैसा आपने कहा भी, या फिर कीट पतंगों से, बीमारियों से होने वाले नुकसान हो, क्या इनका भी आकलन कुछ खास तरीके से सांख्यिकी विभाग द्वारा या सांख्यिकी के द्वारा किया जाता है, या सांख्यिकी का कुछ महत्व है इस तरह की समस्याओं? जी बिल्कुल। सांख्यिकी विधियां
लगभग जो भी हमारे दैनिक जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, लगभग हर समस्या के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर देती हैं। और जैसा कि आपने बात की कि हमारी जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी कृषक सम्मान निधि की योजना है, या फिर हमारे देश के कृषकों को बीमा का लाभ देने की योजना है, या फिर उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने की योजनाएं हैं, उन सब में आंकड़ों का बहुत अधिक महत्व है। अगर हमारे पास बेस आधारभूत जनसंख्या के आंकड़े नहीं होंगे तो हम सबसे पहले तो कोई योजना बना ही नहीं सकते। तो इसलिए बहुत पहले से ही हमारे पास, आप कह सकते हैं कि अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो ये राजा टोडरमल के टाइम से ही हमारे देश में फसल का आंकड़ा इकट्ठा करना और इस तरह से खेतों की माप करना, ये सब शुरू हो गया था। तो हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा आंकड़ों का स्ट्रक्चर मौजूद है, जिससे कि हमें मालूम है कि हमारे किस प्रदेश में किस तरह की फसल की कितनी भूमि है। उसके बाद में अब जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो आधार कार्ड से जुड़ी हुई हों, या इतना हमारा देश में डाटाबेस तैयार हो गया है कि हम लगभग हर व्यक्ति तक सीधे पहुंच सकते हैं उस डाटा के बेसिस पर। और उसी की वजह से हम आज ये इस स्थिति में हैं कि देश के किसी भी कोने में जाकर हम सर्वे कर सकते हैं, और उन सर्वे को इकट्ठा करके नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कार्यकर्ता हों, या फिर अन्य किसी हम एजेंसी की मदद लें, हमारे पास बेसिक डाटा पॉपुलेशन का फ्रेम जिसे कहते हैं वो हमारे पास तैयार है। तो उसको आधार बनाकर हम विभिन्न जगहों पे जाकर आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं। और जैसी भी योजना का हमें कार्यान्वयन करना हो, उसके लिए बिना आंकड़ों के तो ये आज की तारीख में संभव ही नहीं है। सांख्यिकी का विशेष महत्व है उसमें कि हम उन आंकड़ों को लेंगे और उसके बाद में बहुत सटीक सांख्यिकी विधियां हैं, और कंप्यूटर के माध्यम से हम अलग अलग प्रक्षेपण जिसे कहते हैं, प्रोजेक्शंस हम दे सकते हैं कि हमें राष्ट्र के स्तर पर कितना धन चाहिए, कितने संसाधन चाहिए, और आज ही नहीं, हम ये भी तय कर सकते हैं कि आज से 20 साल बाद हमारी आवश्यकताएं किस तरह की होंगी, और ये सब सांख्यिकी विधियों के माध्यम से ही संभव हो पाता है। जी। डॉक्टर शुभ्रा कटारा, अगर चिकित्सा क्षेत्र को हम देखें तो चिकित्सा क्षेत्र में हम नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, मील के पत्थर लगातार स्थापित किए जा रहे हैं। विश्व के चिकित्सक वैज्ञानिक हों, फिर चाहे हमारे देश के ही क्यों ना हो, चिकित्सा के क्षेत्र में सांख्यिकी का या जो आंकड़े हैं उनका क्या महत्व है, क्या बताना चाहेंगी, ताकि हमारे दर्शक ये समझ सकें कि जो नए अनुसंधान हो रहे हैं और उन अनुसंधानों के परिणाम तुरंत उन तक पहुंच पा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, कौन सी चीज़ है जो ये सब सुगम करा पा रही है? कि आप अगर चिकित्सा क्षेत्र की बात करते हैं तो आज हम ये हर एक साधारण व्यक्ति भी ये जानता है कि आज हमारा देश और संपूर्ण विश्व कितनी तरह की बीमारियों से जूझ रहा है। पिछले 25 साल की बात करें तो इतने विभिन्न प्रकार के वायरस, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, महामारियां पूरे विश्व को अपना ग्रास बना चुकी हैं। चाहे वो एड्स की बात हो, एड्स का प्रबंधन हो, या पोलियो का, इन दोनों में ही सरकारी नीतियां तभी बन पाई जबकि हमारे पास आंकड़े मौजूद थे। उन आंकड़ों के आधार पर ही हम ये चिन्हित करते हैं सर्वप्रथम तो कि देश के किस एरिया में, किस प्रदेश में, किस जिले में कौन सी बीमारी का ज़्यादा प्रकोप है। तो पहले तो एक ये कि चिकित्सा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने के लिए कि हमें किन बीमारियों से निपटने के लिए, डेंगू है, मलेरिया है, इस तरह की तमाम बीमारियां हैं जो कि विशेष क्षेत्र से संबंधित होती हैं। किसी क्षेत्र में इनका प्रकोप ज़्यादा होता है और कहीं कम होता है, तो उसका आंकड़ा हमें चाहिए कि कौन सा कार्य हमें किस दिशा में, किस जगह पे करना है, किस स्थान पे करना है। दूसरी बात आती है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नित्य नई दवाइयों को हमें लाना पड़ता है, क्योंकि पुरानी दवाइयाँ, जो पुराने एंटीबायोटिक्स हैं, उनका असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है और फिर हमें नए अनुसंधान करने हैं। तो अगर हमारे पास आंकड़ा नहीं होगा तो हम इन अनुसंधानों को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो ये सारा मेडिकल डाटा
जितना भी है उस सब में सांख्यिकी का, आंकड़ों का, इन सब का महत्व तो है ही है। साथ ही समय के हिसाब से आवश्यकता हमारी बदलती भी रहती है, इसलिए नित नए आंकड़ों की भी हमें आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़ आती है चिकित्सा के क्षेत्र में दवाइयों का अनुसंधान। अब एक ही बीमारी के लिए आप जानते हैं अलग अलग लैब्स में अलग अलग आंकड़े, अलग अलग प्रयोग चल रहे होते हैं। कहीं कोई एक दवा को लेकर आगे बढ़ता है तो कोई दूसरी लैब दूसरी दवा को लेकर आगे बढ़ती है। अब उनमें से कौन सी दवा कितनी कारगर होगी, कौन सा टीका कितना कारगर होगा, इसका निर्णय हम सिर्फ आंकड़ों के आधार पर कर सकते हैं। जब हमारे पास एक मजबूत डाटाबेस होता है तभी हम कह सकते हैं। जब तक हम किसी भी नए प्रयोग को अधिकाधिक लोगों पर प्रयोग नहीं करेंगे, उनसे हम आंकड़ा नहीं इकट्ठा करेंगे, तब तक हमारे लिए एक सुरक्षित निर्णय पर पहुंचना, मैं कहूँगी, संभव नहीं है। इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में आज की तारीख में अगर किसी चीज़ से आगे बढ़ा जा सकता है तो वो सिर्फ स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं। डॉक्टर साहब, आपने सांख्यिकी विधियों की बात की। वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो हम सब अभी भी कोरोना जैसे संक्रमण काल में हैं और इसकी दूसरी तीसरी लहर आने की बात लगातार कही जा रही है। बहुत डटकर मुकाबला किया हमारे देश ने कोरोना संक्रमण का, और काफ़ी हद तक जो एक जनहानि हो सकती थी, जो नुकसान हो सकता था, उसको नियंत्रित किया। फिर भी नुकसान तो हुआ है हमारे देश का। इस सब के पीछे भी क्या हम ये माने कि जो सांख्यिकी विधियां हैं, जो आंकड़े हैं, उनके वजह से इतनी सीमित समय में हमें टीका उपलब्ध हो पाया, या इस बीमारी से, इस वायरस से बचाव के तरीके हम सब जान पाए? क्या कहेंगे आप? हाँ, आज तो मैं समझती हूँ कि जब हम सुबह का अखबार खोलते हैं तो जो हमारे 90% पाठक वर्ग है वो सबसे पहले ये देखता है कि आज हमारे देश में कोरोना के कितने केस आए, कितने रिकवर हुए, कितना आज की तारीख में रेट चल रहा है, संक्रमण दर क्या चल रही है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आज जो है वो बिल्कुल प्रबुद्ध वर्ग से लेकर और साधारण जनमानस तक आंकड़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। आप इसी से इसकी सार्वभौमिकता समझ सकते हैं कि बिना, हर आदमी ये जानना चाहता है कि कल अगर 32,000 केस थे तो आज 37,000 हो गए, तो अब कल बढ़ेगा या घटेगा। तो कोरोना काल में तो आंकड़ों का महत्व सर्वसिद्ध हो ही गया है। हम बहुत अच्छी तरह से ये समझ रहे हैं कि बिना डाटा कलेक्शन के, बिना सांख्यिकी विधियों को लगाए हुए हम इतनी बड़ी महामारी से लड़ ही नहीं सकते थे। हाँ, ये सब संभव, प्रबंधन सारा संभव इसीलिए हो पाया क्योंकि हमारे पास पहले से जनसंख्या वर्गीकरण था और विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे अलग अलग तरह के वर्कर्स हैं उन सब से संबंधित हमारे पास आंकड़े मौजूद थे। और उसके बाद में कौन सी वैक्सीन्स आ रही हैं और कौन सी वैक्सीन कितनी कारगर हो रही हैं किस आयु वर्ग के लिए, ये सारा भी हमने आंकड़ों के प्रबंधन से ही ज्ञात किया। क्योंकि ये तो एकदम नया विषय था कोरोना, जिसको हम आज पेंडेमिक कोविड-19 हम जिस बार बार जिस वायरस की बात कर रहे हैं, जिसने पूरे विश्व को अपने ग्रास में ले लिया, तो उसमें बहुत जो आधुनिक देश थे वो भी उतना ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाए। लेकिन हमारे को जितना भी समय मिला उसमें हमने, लॉकडाउन जब पहला लगा उसमें बहुत आंकड़े इकट्ठे किए गए और हमें आगे क्या ज़रूरत है, वो 2-2.5 महीने का कार्य पूरा यही हुआ कि हम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर और ये देखें कि हमारे किस आयु वर्ग के लोगों को ये कितना इफेक्ट कर रहा है। और उन आंकड़ों को लेने के बाद ही सरकारी नीतियाँ बनी कि सबसे पहले टीका कैसे लगाया जाएगा, कब हम शुरू करेंगे, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाना है। तो ये सारे कार्य आंकड़ों से ही हुए हैं। ये सारा कोविड प्रबंधन मैं कह सकती हूँ कि पूरी तरह से आंकड़ों पर ही आधारित है जी। और आगे भी हम जो करना चाह रहे हैं इस क्षेत्र में, जैसे कि बार बार आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, तो उसमें भी हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तीसरी लहर का प्रकोप होता है तो कहाँ ज़्यादा होगा और किस वर्ग पर ज़्यादा होगा। तो ये सब भी आंकड़ों से ही संभव है। बिना आंकड़ों के संग्रहण के इस तरह के प्रबंधन संभव नहीं है।
डॉक्टर साहब, चूंकि हमारे देश के विकास में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, उसके साथ ही वित्त से जुड़ी हुई बहुत बड़ी समस्याएं भी हैं और बहुत बड़ी बाधाएं भी हैं, तो बहुत बड़ी योजनाएं भी हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब, जो रक्षा का क्षेत्र है वो भी बहुत ही वृहद है। किसी भी देश की रक्षा सुरक्षा की व्यवस्थाएं अपनी अलग होती हैं, लेकिन वहीं आम जनमानस की रक्षा सुरक्षा की बात भी देश के मन मस्तिष्क में हमेशा रहती है। अगर हम इन सब विधाओं में ये जानना चाहें कि सांख्यिकी विधियां किस तरह से काम करती हैं, क्या महत्व है, तो आप क्या बताएंगे? सांख्यिकी विधियों की बात हम शुरू कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आज जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हम सांख्यिकी का प्रयोग ना कर रहे हों। अगर हम अपने राष्ट्र हित से जुड़े अलग अलग विषयों को देखें, सबसे पहले मैं संचार की बात करूंगी। हमारे देश में आज संचार क्रांति आई हुई है और ये सारा का सारा संचार क्रांति का काम सिर्फ ये आंकड़ों के साथ ही जो प्रोग्राम्स बन रहे हैं, जिस तरह से नंबर बढ़ना है आने वाले समय में इंटरनेट का यूज़ करने वालों का, इन सब का आंकड़ा ही है हमारे पास, जिसकी वजह से हम अलग अलग बैंड्स की बात करते हैं कि हमें आगे 4G बैंड चाहिए या 5G बैंड चाहिए। तो इन सब के पीछे यही है कि हमारे को भविष्य में आगे हमारी क्या ज़रूरतें होनी है। भविष्य किसी ने देखा नहीं है, भविष्य के बारे में गणना हम कैसे कर सकते हैं? भविष्य के बारे में गणना करने के लिए या फोरकास्टिंग करने के लिए या प्रोजेक्शन करने के लिए हमें पूरी तरह से आज के आंकड़ों पर निर्भर होना होता है। जब हमें पता होता है कि आज हमारे देश में किसी भी वस्तु की कितनी आवश्यकता है, तभी हम उसका भविष्य में आकलन कर सकते हैं और उसी हिसाब से इंडस्ट्री को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी यही हाल है। अगर हमें पता है कि आने वाले समय में हमारे पास प्राकृतिक तेल कम होने वाला है, तो हमारे को बिजली से चलने वाली गाड़ियों की ज़रूरत है, तो उसमें क्या बैलेंस रहेगा, कितनी बिजली से चलने वाली गाड़ी हमें चाहिए और कितना हमें प्राकृतिक तेलों से चलने वाली गाड़ियां चाहिए होंगी। हमारी रोड, हमारी सड़क कितने तैयार हैं किस तरह की चीज़ों को आत्मसात करने के लिए। तो इसके बारे में, इन सारी योजनाओं के बारे में छोटी से छोटी चीज़ें हैं, इस सब में हमें सांख्यिकी का और आंकड़ों का उपयोग करना पड़ता है। इसके अलावा जो आज हमारी सड़क पे विभिन्न प्रकार की गाड़ियां जो चल रही हैं, उनकी स्पीड और उनकी मॉनिटरिंग और ये सारे काम हमें करने हैं और इसके लिए भी हमें कंप्यूटर और सांख्यिकी आंकड़ों की ही आवश्यकता है। आपने इतिहास के विषय में कुछ बात की थी चर्चा के दौरान। अगर हम ये जानना चाहें, आज चूंकि आधुनिक युग में है हम सब और संचार क्रांति का दौर है, आज तो बहुत कुछ आसान है, आंकड़े इकट्ठे करना भी आसान है और आंकड़ों को ग्रामीण लेवल से ये कहें कि बिल्कुल ज़मीनी स्तर से लेकर के और शीर्ष तक पहुंचाने में क्षण भर का समय लगता है। प्राचीन काल में अगर इन आंकड़ों की गणना की बात हम जानना चाहें या सांख्यिकी महत्व की बात जानना चाहें, तो किस तरह होता था ये सब? मैं इसमें ये कहूँगी कि इसमें मुझे बहुत गर्व ये है कि सांख्यिकी का बहुत ज़्यादा विस्तार हमारे अपने देश भारत से ही शुरू हुआ। सबसे पहले भारतवर्ष में ही आंकड़ों के संग्रहण के महत्व समझा गया। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि अकबर और शेरशाह सूरी के समय से ही ज़मीनों का हिसाब किताब रखा जाने लगा था। और आज अगर आप हमारे इतिहास के जो प्रमुख संग्रहालय हैं उनमें देखें तो कितने दस्तावेज हमें मिलते हैं, जिसमें विभिन्न राजाओं ने कितनी ज़मीनें अपने सैनिकों को दी या अपने सेनापतियों को दी, उन सब के हिसाब रखे गए हैं। बहुत सारे जो मुद्रा थी उसका भी हिसाब हमें जगह जगह रखा हुआ मिलता है कि किस राजा के पास कौन सी मुद्रा थी। तो जैसे आज का रिजर्व बैंक है, तो उसी तरह के हमारे इतिहास से भी हम विभिन्न, चाहे वो दक्षिण भारत के राजा हों, दक्षिण भारत के मंदिर हों, उन सब में पुराने इतने आलेख मिलते हैं कि हमें ये पता चल जाता है कि वहाँ की समृद्धि क्या थी। और यही सारी चीज़ें थी कि जिन्होंने कि हमें हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बनाया। तो ये संग्रह आंकड़ों का शनह शनह और प्रगति करता गया और धीरे धीरे उसको और व्यवस्थित रूप से रखने की ज़रूरत महसूस हुई और उसी के साथ सांख्यिकी विषय का विस्तार हुआ।
सांख्यिकी विषय की जो इतिहास है वो लगभग उतना ही पुराना है जितना कि मनुष्यता का हिसाब। क्योंकि जैसे मनुष्य ने अपना कुछ भी संसाधन इकट्ठा करना शुरू किया, उसी हिसाब से उसने अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ सामान संग्रह करने का और कुछ बेचने का कार्य शुरू किया। तो जब व्यापार शुरू हुआ तो उसको हम कह सकते हैं कि वो भी आंकड़ों के ही बदौलत शुरू हुआ। जब मुद्रा आई तो मुद्रा के आते ही आंकड़ों को एक दूसरा रूप मिला और मुद्रा के साथ ही हम समाज की स्थितियों का निर्धारण करते गए। तो सांख्यिकी का महत्व तो इतिहास से, पौराणिक काल से ही है, जहाँ की मनुष्यता की जो सभ्यता का क्रम है तो वो आंकड़ों के हिसाब से ही चलता है। हालांकि हम इसको कभी समझ पाते हैं और कभी अनजाने ही हम इस्तेमाल करते रहते हैं। बहुत साधारण सी बात है कि हमारे घर में अगर कोई शादी विवाह जैसा कार्यक्रम संपन्न होना है तो हम उसके लिए 1-2 साल पहले से तैयारी करते हैं जी। हम ये अंदाज लगाते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है और हम उसमें कितना व्यय करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ कार्यक्रम हमारे देश में सीधे सीधे हमारे परिवारों के मान सम्मान से जुड़े होते हैं। तो उसमें आदमी कोई भी जो निर्णय लेता है तो वो अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से लेता है और उसमें वो ये अंदाज लगाता है कि मुझे इसमें कितना व्यय करना है और उसके लिए कितना मुझे बचत करनी है और किस मद में कितना खर्च करना है। मकान बनाना है तब भी यही बात आती है कि बिना किसी आप पहले से ये सोचे हुए कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है और हमें कितना लोन लेना है और किस तरह से हमें उसके लिए पैसा जुटाना है, आगे अपने भविष्य के बच्चों की शिक्षा के लिए कितना रखना है बचा के। तो ये बहुत छोटे छोटे निर्णय हैं जो कि लगता है कि हम पारिवारिक निर्णय ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो सांख्यिकीय निर्णय होते हैं। तो इसलिए सांख्यिकी एक ऐसा विषय है, ऐसा समृद्ध विषय है जिसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु क्योंकि आंकड़ों का प्रबंधन, गणित और ये सारी चीजें कहीं थोड़ा सा क्लिष्ट लगती हैं, इसलिए हम इसको ये सीधे सीधे सांख्यिकी ना मान के हम उसे अपना जीवन संतुलन मानते हैं। हम कहते हैं ये हमारा लाइफ मैनेजमेंट है, लेकिन वास्तव में वो आंकड़ों का मैनेजमेंट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मानवीय विकास के साथ ही सांख्यिकी विधियों को जोड़ा गया है और जुड़ी रही है। मानवीय विकास के साथ जो आंकड़े हैं उनकी यात्रा भी सतत निरंतर चल रही है। वर्तमान परिस्थितियों में चूंकि हम विज्ञान के चरम पर हैं इस समय और ये संचार क्रांति का दौर कहा जाता है, आज के दौर में चीज़ें बहुत आसान हुई हैं। एक समय था जबकि दस्तावेज तैयार किए जाते थे और उन दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के प्रबंध किए जाते थे, आज वो सब कुछ हवा में है। हमारा तात्पर्य यह है कि इंटरनेट पर उपलब्ध है, हम कोई भी आंकड़ा, कोई भी दस्तावेज आज सुरक्षित कर सकते हैं अदृश्य तरीके से। इंटरनेट पर नहीं दिखाई देता है हमें, लेकिन होता है, वो उसका वजूद है। अगर आज के परिदृश्य में हम आपसे ये जानना चाहें कि आज के इस संचार क्रांति के दौर में जो सांख्यिकी की विधियां हैं या जो आंकड़ों को संजोने की विधियां हैं वो कितनी आसान हुई है, तो आप क्या बताएंगे? आधुनिक दौर में सांख्यिकी और कंप्यूटर एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाले चल रहे हैं। जो हमारा सारा कंप्यूटर का विकास है, इंटरनेट का विकास है और जिस तरह से आज आप विभिन्न चीज़ों को आप देखते हैं कि गूगल से आप सर्च कर सकते हैं, iOS पैनल्स बने हुए हैं और विकिपीडिया है या इस तरह का हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर है। सब चीज़ें हम पे ऐप, पेटीएम ऐप, ये जितना भी सब हम यूज़ कर रहे हैं, आज हम जो कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सांख्यिकी और कंप्यूटर दोनों का आप मिला जुला रूप देख रहे हैं। आंकड़ों के प्रबंधन से और सांख्यिकी विधियों से ही इंटरनेट का विकास संभव हुआ है। जो डाटाबेस मैनेजमेंट की बात हम करते हैं वो पूरी तरह से सांख्यिकी विधियों पर आधारित है। ऑपरेशन रिसर्च और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, मॉडलिंग, इन सारे तरीकों से बहुत परिष्कृत तरीके हैं, बहुत परिष्कृत गणितीय विधियां हैं जिनकी उपयोगिता कंप्यूटर के टाइम में बहुत ज़्यादा सिद्ध हुई है। कहना चाहिए कि सांख्यिकी ने ही कंप्यूटर्स का मार्ग प्रशस्त किया है और जितना भी प्रबंधन है वो सारा स्टैटिस्टिकल मेथड्स के ऊपर ही आधारित है। और इसीलिए जो डाटा माइनिंग एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में उभर के आया है,
तो वो पूरी तरह से सांख्यिकी का प्रयोग है। तो सांख्यिकी सिर्फ आंकड़ा नहीं है। सांख्यिकी का अर्थ है कि आंकड़ों को हम एकत्रित करें और उसको हम वर्गीकृत करके और विभिन्न नियमों को लगाकर, सांख्यिकी के विभिन्न सिद्धांतों को इस्तेमाल करते हुए उसका प्रबंधन करें। तो स्टैटिस्टिक्स और डाटा, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, दो ऐसे टॉपिक आज की तारीख में हैं जिनके बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे इंटरनेट चलेगा, कैसे सारा डाटा मैनेज होगा। गूगल के पास भी जो स्टोरेज है उसे अपने कम स्टोरेज में ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़ा कैसे रखना है, इसके लिए भी वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करता है। निस्संदेह विज्ञान के और तरीके भी, जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स सभी शामिल हैं, सभी का उपयोग होता है, परंतु सांख्यिकी का विशेष उपयोग है। और इसलिए मैं ये कहूँगी कि आज के दौर में जो हमारे विज्ञान की प्रगति है वो पूरी तरह से आंकड़ों पर आधारित है। सत्यता तो ये है कि कंप्यूटर का आविष्कार या कंप्यूटर का जन्म ही सांख्यिकी विधियों की देन है। और सांख्यिकी विधियों ने न सिर्फ कंप्यूटर को जन्म दिया बल्कि इंटरनेट में जो चार चांद लगाए हैं, ये कहें इंटरनेट की उपयोगिता को जो सिद्ध किया है, वो सब सांख्यिकी विधियों की ही देन है। फिर चाहे डाटा हमें वर्तमान का इकट्ठा करना हो, अपने भूतकाल को हमें पता करना हो, या फिर भविष्य की योजनाएं बनानी हो, सभी में सांख्यिकी विधियों की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। जैसा कि डॉक्टर शुभ्रा कटारा ने भी इस बात को समर्थन किया है, वास्तव में मानव की विकास यात्रा में, विज्ञान की विकास यात्रा में सांख्यिकी विधियां अपने अलग ही महत्व के लिए जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं। डॉक्टर कटारा, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमारे दर्शकों को विज्ञान और विकास यात्रा में सांख्यिकी विधियों के महत्व पर जो जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक